डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, नौकरियां हरियाणा में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको लेके पहले विपक्ष सत्ता पक्ष को लगातार घेरता आ रहा था और उनको पता था कि बेरोजगारी हरियाणा में किस कदर हावी हो चुकी है और अब तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन नौकरियां बांटने का सिलसिला कांग्रेस में शुरू हो गया है। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जाता था कि ये खर्ची और पर्ची वाली सरकार है। खर्ची का तो पता नहीं, लेकिन पर्चियों की बात जो है वो अब कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार सरेआम करने लगे हैं। कैंडिडेट उम्मीदवार अगर बात करते हैं तो अलग बात है, लेकिन आज सिलसिला जो शुरू हुआ था उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो भी जो 2 लाख नौकरियों का वादा कांग्रेस सरकार ने किया है उसमें अपने हलके की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। वो कहते हैं कि पर्ची लिया ना, रोल नंबर लिया ना, और उसके बाद नौकरियों का वो आश्वासन देते हुए नजर आए। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। बीजेपी के कहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रदेश के नायब सिंह सैनी ने एक ट्वीट करके इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब नीरज शर्मा जो कांग्रेस के फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवार हैं उन्होंने ये बात कही थी, उसके बाद गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने ये बात कही, उससे पहले सांसद जयप्रकाश और गोगी ने ये बात कही थी, तब ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अब जो है वो इस तरह के बयान से कैसे निपटेगी। लेकिन जब खुद प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है चुनाव में। इस पे विश्लेषण करना, चर्चा करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा समाचार आज बना रहा है, सुर्खियों में रहा है, वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है एक दलित नेता के साथ, और उनकी पार्टी दलितों का सम्मान करती है और यहां तक कि उनको इस बात से भी ऐतराज नहीं है कि कुमारी शैलजा अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो उनका स्वागत किया जाएगा। ये तो तय है कि ये कुमारी शैलजा को तय करना है कि वो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी या नहीं जाएंगी या कांग्रेस में रहेंगी। लेकिन क्या कुमारी शैलजा के जरिए बीजेपी की निगाह हरियाणा के दलित वोट बैंक पे है और इस तरह के हमले करके क्या बीजेपी उस दलित वोट बैंक को साध भी पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कुमारी शैलजा की चुनाव के दौरान अनुपस्थिति बहुत कुछ बयान करती है और यही वजह है कि बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। 2 विषय हैं, दोनों पर चर्चा करेंगे और नवीन जी से बेहतर टिप्पणी कौन कर सकता है इन दोनों विषयों पे, क्योंकि पत्रकारिता का 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। आप इनके लेख, आर्टिकल्स लगातार पढ़ते हैं, लगातार अलग अलग चैनल्स पे इनको देखते रहते हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आवाज जी। पहला सवाल, खर्ची पर्ची बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया और उसी पर्ची को अब कांग्रेस भुना रही है। पहले लग रहा था कि ये सेल्फ गोल है, नीरज शर्मा ने जब बोला या दूसरे प्रत्याशियों ने बोला, लेकिन जब उदय भान ने कहा कि वो 5000 नौकरियां अपने हलके से दिलाएंगे, रोल नंबर लिया ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब एक कदम आगे बढ़ के खेल रही है, फ्रंट फुट पे खेल रही है और कांग्रेस को पता है कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे थे। पहला सवाल यही है। देखिए डबाल जी, हरियाणा में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उनमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है।
महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ बेरोजगारी है। और जब महंगाई भी हो, बेरोजगारी भी हो, तो वहां पर क्राइम भी बढ़ता है, अपराध भी बढ़ता है। अब देखिए, जब लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, उनकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो वो चाहता है, तो आदमी क्राइम करने लगता है। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं, तो उसका भी यह कारण रहा है। और कांग्रेस ने जनता की इस नब्ज को पकड़ा है। इस नब्ज को पकड़ने के लिए ही उन्होंने एक, मुझे लगता है, रणनीति के तहत इस लोगों को कहा जा रहा है, कांग्रेस की सरकार आई तो तुम्हें रोजगार दिया जाएगा, तुम्हें नौकरियां दी जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात का पहले से प्रचार करती रही है कि कांग्रेस सरकार में खर्ची और पर्ची पर नौकरियां दी जाती थी, यानी सिफारिश पर और पैसे से। खर्ची और पर्ची का उनका सीधा सीधा मतलब ये था, या तो किसी की सिफारिश हो, नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की या बड़े अफसरों की, किसी की बड़ी सिफारिश हो तो उसकी सिफारिश पे नौकरी दी जाती थी, या फिर जो पैसा खर्च करता था खर्ची से। शुरू में ये लग रहा था कि ये कांग्रेस के किसी नेता ने चलो बोल दिया, लेकिन जब उदय भान इस तरह का बयान दे रहे हैं तो नवीन जी, इसका आकलन कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, बैठे बिठाए कांग्रेस किसी को इतनी मैं कहूं कि इमेच्योर भी नहीं है, इतनी अपरिपक्व भी नहीं है कि किसी को मुद्दा दे दे। तो जी, देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यही दो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जब चुनावों में, लोकसभा चुनाव हो या कोई चुनाव हो, तो आमतौर पर आमने सामने होती है, या कोई रीजनल पार्टी भी होती है, तो इन्हीं के साथ उनका मुकाबला होता है जी। तो ये दोनों पुरानी और परिपक्व पार्टियां हैं, इनके नेता भी परिपक्व हैं, वो लोगों की नब्ज जानते हैं, उनको पता है कि इस वक्त जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले चुनाव प्रचार के दौरान फरीदाबाद NIT के उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा ने यह कहा था मंच से कि 2 लाख नौकरियां कांग्रेस सरकार आई तो दी जाएंगी, और मेरे कोटे में उन्होंने कहा हर 50 वोटरों पर एक नौकरी होगी। हाँ, ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा हर 50 वोटरों पर एक नौकरी होगी, तो मैं लोगों को खूब नौकरियां दिलवा सकता हूँ, नौकरियां दिलवाऊंगा। उसके बाद एक एक करके हिसार के सांसद JP का ये बयान आ गया, शमशेर गोगी ने तो ये कह दिया कि अपने साथ साथ हम अपने रिश्तेदारों को भी दिलवाएंगे, और पहले हमारे कोई जानकार आ गए तो उनको भी दिलवाएंगे, और पहले अपना घर भरेंगे, अपना घर भरेंगे। उसके बाद उन्होंने इसकी सफाई भी दी कि अपना घर भरने का मतलब ये है कि पहले असंध का विकास किया। उन्होंने फिर सफाई भी दी उसकी। देखिए, ये तो चलो उन्होंने सफाई दी। गन्नौर से कुलदीप शर्मा बड़े पुराने नेता हैं, लिटरेरी आदमी हैं, उन्होंने ये कह दिया नौकरियों को लेकर। उनके बेटे चाणक्य का भी बयान आया कि भी तुम पर्ची ले आना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह के बयान कांग्रेस के उम्मीदवार दे रहे थे, और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कह दिया कि मुझे भी पर 5000 नौकरी मैं अपने क्षेत्र में लोगों को दिलवा सकता हूं। देखिए, इसका मतलब जब प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है, इसका मतलब पूरी कांग्रेस ही ये बात कह रही है, पूरी कांग्रेस इस बात का प्रचार कर रही है। प्रचार तो बीजेपी कर रही है ना। बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये मेरिट लिस्ट को तो अब मानेंगे ही नहीं, ये खत्म करना चाहते हैं। ये तो सिर्फ तो शुरू से, जब से 2014 में उनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, उन्होंने तब से कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस तो खर्ची और पर्ची की सरकार थी, वहां पर नौकरियां मिलती थी तो खर्ची और पर्ची पर मिलती थी। तो अब तो खुद कांग्रेस ही कह रहे हैं कि आप पर्ची पर नौकरी। कांग्रेस जो प्रचार कर रहे हैं वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि वो तुम हमारे को वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, पर्ची पर नौकरी देंगे। हाँ, पर्ची पर नौकरी देंगे। यानी वो लोगों को एक आस जता रहे कि आप लोग खुल करके हमारी सपोर्ट करो, हमारे समर्थन में आओ, और उसके बदले में तुम्हें हम नौकरी देंगे। तो ये देखिए, ये तो नवीन जी, ये देखिए, ये अगर देखा जाए
तो ये तो करप्शन को बढ़ावा देने वाला एक मुद्दा है। खर्ची पर नौकरी देने वाला या पर्ची पर नौकरी देने का अगर मुद्दा है तो ये सीधी सीधी करप्शन है। यानी जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। नौकरी उन्हें मिलेगी जो इन नेताओं का साथ देगा चुनावों में। तो ये तो करप्शन का एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, तो ये तो देखिए, आप ये मान लीजिए अगर कोई गांव है, किसी गांव से कांग्रेस कैंडिडेट को कोई वोट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उस गांव से कोई तो मैं यही बात कह रहा हूँ, ये एक करप्शन का बड़ा मुद्दा है। भाई कांग्रेस भले ही वोटों के लिए इस बात का प्रचार कर रही है कि हम तुम्हें नौकरियां देंगे, लेकिन क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है? ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। नौकरियां अगर दी जाएंगी तो उन लोगों को, उन युवकों को, उन लड़कियों को उनको दी जाएगी जो चुनाव में इनका साथ देंगे, या खर्ची और पर्ची पर नौकरी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रचार करती रही और आज ये खुद सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। अच्छा, इतने नादान तो कांग्रेस वाले भी नहीं है कि उनको ना पता हो कि ये उनके खिलाफ भी जाएगी ये बात। उसके बावजूद लगातार हर एक आदमी बोलना शुरू हो गया। खुद प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। इतनी नादानी वाली बात तो नहीं करेंगे, तो इसमें इनको कुछ ना कुछ फायदा भी दिख रहा होगा। तबास जी, फायदा जब वोटों का दिख रहा होता है तो आदमी बाकी चीजों को इग्नोर करता है। चुनाव के समय तो इनको वोट चाहिए। जब इनको वोट होंगे इनके पास कि भाई जब इनको वोटर चाहिए, जब इनको वोट चाहिए तो फिर सारी चीजें गौण हो जाती हैं। सबसे आगे तो वोट है इनके लिए। सत्ता हथियाने के लिए वोट चाहिए। विधायक आएंगे तो सरकार बनेगी, और विधायक नौकरी का लालच दे रहे हैं। लेकिन नौकरियों का लालच दे रहे हैं, खुला प्रचार कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। चुनाव आयोग इस मामले पर चुप है तो वो चुप्पी भी गलत है। चुनाव आयोग क्यों चुप है इस मुद्दे पर? क्या चुनाव आयोग, अच्छा, अगर मतदाता क्या सोच, बाकी मुद्दों पे चुनाव आयोग बोलता है तो इस मुद्दे पे भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मतदाता के मन में क्या होगा जब इस तरह की बातें मतदाता? देखिए दवास जी, मतदाता को तो जब महंगाई है, बेरोजगारी, उसे नौकरी चाहिए। तो मतदाता को तो नौकरी दिखाई दे रही होती है। भाई आप ये देखिए, जो बड़ा तबका है, पैसे वाला है, धनाढ्य वर्ग है, उसे नौकरी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्ग का आदमी है, उनका वोटर सबसे ज्यादा है, वो वोट सबसे ज्यादा पोल करता है। उन लोगों को रोजगार चाहिए, उन लोगों को नौकरी चाहिए। ये नब्ज उन्होंने किसकी पकड़ी है? पैसे वाले आदमी को तो नौकरी चाहिए नहीं, और वो वोट भी कम पोल करता है। वोट कौन पोल करता है? जिसको जरूरत, या मध्यम वर्ग या गरीब आदमी, स्लम का वोटर है, कॉलोनी का वोटर है, गांव का वोटर है, झुग्गी झोपड़ी का वोटर है। 5 सबसे ज्यादा वोट पोल होता है, और उन लोगों की जरूरत है नौकरी। कांग्रेस ने उनकी ये नब्ज पकड़ी है। नब्ज तो पकड़ी है नवीन जी। देखिए, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है ना, वो इतिहास में लिखी जाती हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधायक पद के उम्मीदवारों ने जो है इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, और उससे मान लीजिए जो नुकसान या नफा होगा वो तो बाद की बात है। देखिए डबाजी, इतिहास में तो हर बार चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा उठता है और वो रहता है। अच्छा, क्या मान के चले, गेन होगा या नुकसान होगा कांग्रेस को ये इस तरह के स्टेटमेंट से? इस तरह की स्टेटमेंट से निश्चित तौर पे वोटों का तो उन्हें गेन होगा। वोटों का गेन होगा? हाँ, वोटों का लाभ होगा, वोटों का फायदा होगा उन्हें। लेकिन बीजेपी मुद्दा बना रही है जबरदस्त तरीके से। बीजेपी भले ही मुद्दा बनाए, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को मुद्दा बना चुकी है कि इनके समय में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों को रोजगार नहीं मिले, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है। अगर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया 2 लाख नौकरियां देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये डाल दिए 2 लाख नौकरियां देंगे। 10 साल की सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं दे पाए? ये तो जनता पूछ रही है। ये तो जनता पूछ रही है, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। नौकरी के नाम पर तो अग्निवीर योजना को लेकर के लोगों में रोष है। उनके नौकरी के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी गांव का जो युवक था, गांव के लोग फौज में जाने के लिए हर साल तैयारी करते थे। उनकी वो नौकरियां भी छूट गई, वो अग्निवीर में आ गए। अग्निवीर में जाने का मतलब ये है
4 साल बाद वापस 25 साल में वो बेरोजगार हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। 24 तो साल रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। नहीं, गारंटी दे रहे हैं ये तो। देखिए, वो गारंटी चुनाव के समय पर दे रहे हैं। अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की, उन्होंने शुरू की, तब उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। आज हरियाणा में चुनाव आया तो उसकी वो गारंटी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी कब जुमले में वो कह दें ये तो जुमला था, इस बात की भी क्या गारंटी है? भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनावों में पहले भी लोगों को गारंटियां दी और बाद में कह दी ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला था। लेकिन ऐसी गारंटियों का क्या करें जिसमें मेरिट खा जाए? मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो बच्चे स्कूल में कॉलेज में टॉपर होंगे और वो उसके बाद नौकरी के लिए भी पेपरों की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे, पेपर में भी बैठेंगे, और नौकरियों में हरियाणा में ये पहला मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला जेल की हवा खा चुके हैं, उन्हें 10-10 साल की सजा हुई, वो भी नौकरियों का ही मुद्दा था जी। उन्होंने भी अपने चहेतों को खर्ची और पर्ची में जो नौकरियां दी थी उसका पर्दाफाश हुआ था, और कोर्ट में जब मामला गया तो उसमें उनको सजा काटनी पड़ी। ये मामला आज का नहीं है, तो हरियाणा में तो ये पहले से चलता रहा है। तो ये रणनीति का हिस्सा है, इस तरह की रणनीति का हिस्सा है कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। निश्चित तौर से वोट के लिए कुछ भी करेगा, और वो कर रहे हैं। और लोगों को नौकरियों की भी जरूरत है, बेरोजगारी है। अच्छा नवीन जी, पब्लिक मतदाता के बीच में जब ये इस तरह की बात की जाती है कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरियां आएंगी और इतनी नौकरियां मैं अपने हल्के के लोगों को दूंगा, 5,000 7,000 जो भी ये आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि इतनी नौकरियां आप कागज लिया ना मैं साइन कर दूंगा, मतदाता सवाल नहीं पूछते कि उन बच्चों का क्या होगा जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, जो अपने कलम के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे नौकरियां हासिल करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो अपने चहेतों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, आपको तो आना ही नहीं चाहिए जनसभा करने के लिए यहाँ पे। आप इसकी बात कर रहे हो, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक उम्मीदवार जब वोट मांगने गया तो वहां पर एक आदमी ने इस बात का खुला विरोध किया। उसने कहा 2009 में आप विधायक बने थे, और जब मैं नौकरी की पर्ची के लिए आपके पास गया तो आपने साइन करने से मना कर दिया था, तो आज हम आपको वोट क्यों दें? इस बात का विरोध उसने सार्वजनिक रूप से किया। लोग भी चाहते हैं कि पर्ची पे साइन होकर नौकरी मिले। देखिए, लोग भी ये चाहते हैं, उनको भी ये बात उनके माइंड में बैठ चुकी है कि विधायक और मंत्री हमारी सिफारिश करेंगे, हमें पर्ची हमारे को मिल जाएगी तो हमारी नौकरी लगेगी। चुनावों में 2 दिन पहले कांग्रेस के ये नेता, कांग्रेस के ये उम्मीदवार को बकायदा जनसभा में इस बात का, उसका विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा, बात पर्ची की हो रही है, एक पर्ची कहें, चिट्ठी कहें, संदेश कहें, है ना, कुछ भी कहें, एक सिफारिशी पत्र बकायदा मंत्री जो है टाइप कर करके देते हैं कि भी इसको जो है नौकरी दी जाए। क्योंकि मैं विषय परिवर्तित करना चाह रहा था, तो एक संदेश, एक चिट्ठी, एक पर्ची, या एक क्या कहे, मनोहर लाल खट्टर की ओर से मौखिक एक संदेश या एक पर्ची भेजी गई है कुमारी शैलजा को लेके कि अगर वो पार्टी में आती है। मनोहर लाल खट्टर को ना कुमारी शैलजा की खामोशी जो है ना बड़ी चुभ रही है। उनको लग रहा है कि कुमारी शैलजा का बड़ा जोरदार अपमान हो गया है ना। हालांकि कुमारी शैलजा की ओर से अभी तक इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है कि भाई मेरा अपमान हो गया और मैं, हाँ वो चुप बैठी है, वो अलग बात है, लेकिन ये भी एक बात है कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है कि मेरा अपमान हो गया मैं इसलिए चुप बैठी हूँ। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ इतने लंबे समय से जुड़ी हुई है, कुछ सोच के चुप बैठी होंगी, लेकिन इसका बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से, अब उनको देखिए, कुमारी शैलजा से पहले तो किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, अब उनको शैलजा भी चाहिए, उनको वो ये दवास जी, मनोहर लाल खट्टर ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में दलित वोटों को लेकर वो योजना बनाना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में दलित वोट एक सिरे से कांग्रेस के पास गए हैं और उसका हरियाणा में उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। 10 में से 5 सीटें उन्हें खोनी पड़ी जो कांग्रेस के पास गई। वो हरियाणा में लगभग 21% दलित वोट है, बड़ा
वोट बैंक है, 17 सीटें जिस पर दलित वोटरों का असर है। तो दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। और कांग्रेस में कुमारी शैलजा के साथ दुर्व्यवहार होना, उसके साथ ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी की जानी, कुमारी शैलजा उसके बाद घर बैठ गई, शांत हो गई। भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजनीति में और चुनाव के समय में तो मुद्दा चाहिए होता है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात में माहिर है, छोटी सी बात का मुद्दा बना देती है। अच्छा, दो विषय हैं, एक तो कुमारी शैलजा के नाम पे कांग्रेस को घेरना, और दूसरा सीधा सीधा साधने की कोशिश दलित वोट बैंक। देखिए दलित वोट बैंक को लेकर ही वो आज उनको शैलजा से कोई मोह नहीं है। देखिए मनोहर लाल खट्टर हो चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, दोनों ने शैलजा को लेकर के बयान दिए हैं। और ये नहीं, भजनलाल के परिवार में आप देखिए चंद्रमोहन ने भी घटना की बतर्सना की है, और कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा है उनके साथ गलत हो रहा है, नाजायज हो रहा है। अच्छा, ओबीसी सेल के मनोहर लाल खट्टर ने तो सीधा सीधा ये कह दिया कि वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने घटना की निंदा की, उन्होंने कहा कांग्रेस उनके साथ अत्याचार कर रही है, उनके साथ गलत कर रही है। मैं वही कहना चाह रहा था कि ओबीसी सेल के इनके अध्यक्ष थे कर्णदेव कंबोज, वो छोड़ के गए, वो भी ओबीसी वर्ग में आते हैं, और ओबीसी को लेके तो बीजेपी कितनी सेंसिटिव है ये सबको पता है। ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया, और ओबीसी वोट पे बीजेपी की कितनी निगाहें हैं। वो बीजेपी को अपने भीतर जो कुछ हो रहा है वो शायद कम दिखाई देता है, और विपक्ष पे हमला जरूर बोलना। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है दलित वोट बैंक, हरियाणा में बड़ा वोट बैंक है। और शैलजा को लेकर के इस वक्त हरियाणा की राजनीति गरमा गई है चुनावों में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो सीधा सीधा कहा है उनको कांग्रेस प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस में उनके साथ किरण चौधरी का प्रताड़ना किया जा रहा है, उसको लेकर किरण चौधरी ने भी उनको कहा। मुझे लगता है कि चाहे वो किरण चौधरी हो चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, ये पार्टी में ऊपर लेवल से तय किया गया, और इन लोगों से स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। अच्छा, क्या ये एक राजनीति में मुद्दा जब होता है तो सारे नेता जब एकदम सारे एक ही बयान देने लगते हैं तो वो एक रणनीति के तहत होता है। जैसे खर्ची पर्ची वाले जैसे कांग्रेस नौकरियां बांट रही है, वैसे ही इनको दलित वोटों का। और आप ये देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, कांग्रेस में इनकी शुरू से ही आपस में तकरार चलती आ रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। नहीं, एक समय तो ऐसा था जब हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो शैलजा सबसे बड़े नेताओं में एक थी जो साथ थी, और तब इसलिए साथ थे कि उस वक्त इनकी लड़ाई भजनलाल से थी। उससे पहले भजनलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, और 2005 में भी वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। लेकिन तब ये सारे इकट्ठे थे भजनलाल के खिलाफ, तब भी ये मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तब ये एक थे। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो इन नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया, तो फिर ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो गए। आप ये देखिए इस चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में एक अभियान चलाया, जनता मांगे जवाब, हरियाणा मांगे जवाब जी। उन्होंने एक अभियान चलाया, वो पूरे हरियाणा को उन्होंने दौरा किया मुद्दों को लेकर के कि भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में क्या किया है बताया जाए। वो वही कांग्रेस में शैलजा ने संदेश यात्रा निकाली, कांग्रेस की संदेश यात्रा, वो उनके पैरल निकाली, उन्होंने पैरल कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली। तो इनकी तो आपस में शुरुआत थी, और उन्होंने जब अपनी ये कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली, उस संदेश यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान दोनों की फोटो गायब थी उनके पोस्टरों में जी। उन्होंने की फोटो तक नहीं दी। जब मामला हाईकमान के पास गया तो फिर उन्होंने नए पोस्टर जारी किए जिसपे उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी फोटो लगाई, उसमें उन्होंने उदय भान की भी फोटो लगाई। शैलजा की चुप्पी पे हाईकमान की ओर से कोई रिएक्शन, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला की भी फोटो लगाई और चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी फोटो उस पे लगाई थी। अब शैलजा की चुप्पी पे हाईकमान की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा?
देखिए, हरियाणा में जिस दिन राहुल गांधी आएंगे या जिस दिन प्रियंका गांधी आएंगी, निश्चित तौर से शैलजा उनके मंच पर नजर आएंगी। जी, ये तो तय है। ये तय है। और उस दिन कांग्रेस के नेता दिखाएंगे कि शैलजा सक्रिय हैं, वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो चुनाव प्रचार से बाहर नहीं है। और कुमारी शैलजा भी इस बात को कहेंगी, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रही हूं। ये बीजेपी या विपक्ष का प्रचार हो सकता है कि भी मैं कांग्रेस से नाराज हूं। कंक्लूड करते हैं, खर्ची पर्ची विधायकों के बयान, शैलजा की चुप्पी, कैसे देखा जाए? देखिए, शैलजा की चुप्पी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नजर दलित वोटों पर है और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को, जिस चुप्पी को जनता में इस बात का फैलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस में शैलजा के साथ बड़ा दलित वोट उनके साथ आता है। अगर इस बात का प्रचार कर दिया जाए कि शैलजा को कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया है, मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। जी। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, भले ही वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी पे ना जाए, वो बीएसपी पे जाए या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के पास जाए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो वोट बैंक, दलित वोट कांग्रेस को जाए। जी। और अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस मनाने में नाकामयाब रही, वो इसी तरह शांत रही, तो निश्चित तौर से इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। और वही बात, दूसरी बात करते हैं हम नौकरियों को लेकर। नौकरियों का जो प्रचार प्रसार चल रहा है कि हम अपने लोगों को नौकरियां देंगे, अपने समर्थकों को नौकरियां देंगे, आप लोग वोट दो, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है सीधा सीधा। दोस्तों, दो विषय थे और मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव परसेप्शन का, धारणाओं का खेल होता है। धारणाएं एक बार बन जाती है तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुमारी शैलजा को लेकर अगर ये परसेप्शन बन जाएगी कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, एक बड़ी दलित नेता को इग्नोर किया जाता है, तो इसका नुकसान सीधे तौर पे कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन जो नौकरियां बांटने के विषय में उम्मीदवार अपनी बातें रख रहे हैं, शायद नौकरियों के लालच में युवा जो बेरोजगार है वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ये नवीन जी का कहना है। आपको ये शो कैसा लगा? टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आवाज जी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।